अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रशीद सर उर्दू और फेसबुक पेज पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, वो है गज़ल। चलो हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। गज़ल जो है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी माने औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल को यह नाम इसलिए दिया गया, गज़ल को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें हुस्न व इश्क, हिज्र व विसाल, गुलो बुलबुल की बातें होती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में तब्दीली आती गई और आज इसमें हर तरह के मौज़ूआत बयान करने की गुंजाइश पैदा हो गई। यानी चाहे वो कोई भी मौजू हो, चाहे वो तसव्वुफ हो, चाहे वो दुनिया की बेसबाती हो, चाहे वो इनकलाब हो, चाहे वो आज़ादी हो, चाहे वो गम हो, या कोई भी मौजू हो, वो अब इसमें पेश करने की गुंजाइश पैदा हो गई। गज़ल एक ऐसी सिनफ सखन है या गज़ल एक ऐसी शायरी सिनफ है जिसमें बहर, रदीफ और काफिया की रियायत की गई हो, यानी लिहाज रखा गया हो, और हर शायर अपना अलग वजूद रखता है। यानी गज़ल एक ऐसी शायरी सिनफ है जिसमें बहर, काफिया और रदीफ की रियायत की गई हो और हर शायर अपना अलग वजूद रखता हो। यहाँ पर मैंने बहर, काफिया और रदीफ की यहाँ पर डिफिनीशन भी लिखी है। बहर हम कहते हैं, बहर को हम शायर का पैमाना भी कह सकते हैं। इल्मी उरूज के वो मुकर्रर पैमाने जिनके औज़ान में शायर कहा जाता है। इन्हें शायर का पैमाना, शायर का जो सांचा है, पैमाना है, इन्हें जिस तरीके से हम किसी चीज़ की वजन, किसी चीज़ का वजन करते हैं तो लाजमी बात है वो एक पलड़ा और दूसरा पलड़ा ये इक्वल होना चाहिए। इसी तरह जो शायर कहे जाते हैं इल्मी उरूज में, यानी इल्मी उरूज जो शायरी का इल्म होता है, इसमें एक पैमाना होता है, इसमें मुख्तलिफ बहरें होती हैं, जो खासकर 19 बहरें ज़्यादातर मारूफ हैं, लेकिन 119 बहरें हैं। और इन बहरों में जो शायर है वो अपने शायर कहता है, ऊपर जो मिसरे में पहले वजन होता है वही दूसरे मिसरे में भी होना चाहिए। तो बहर जो होती है ये शायर का पैमाना होता है। और इल्मी उरूज के वो मुकर्रर पैमाने जो हैं, इसके लिए जो पैमाने मुकर्रर किए गए हैं और उसी वजन में फिर शायर कहे जाते हैं। इन्हें अगर ऊपर है कोई बहर हजज है, इन्हें बहर हजज मीन्स मफाइलन 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 मफाइलन। जब ऊपर भी 4 मफाइलन हो तो नीचे भी उसी इन्हें नीचे भी मफाइलन 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 मफाइलन, इसी में शार होना चाहिए। अगर ऊपर 4 का और नीचे 3 का तो वो पूरा जो पैमाना है, वजन जो है वो बराबर नहीं होगा। तो इसलिए इसमें खास लिहाज रखा जाता है, क्योंकि शायरी जो होती है अक्सर बड़े बड़े उसातिज़ा शोरा ने जो हैं, जो गज़लें हैं वो उन्होंने बहरों में कहे हैं। इसके बाद है काफिया, वो अल्फाज जो वजन के लिहाज से हम आहंग हूं और रदीफ से पहले आते हैं। यानी काफिया जो होता है ये हम वजन लफ्ज होते हैं, हम आवाज लफ्ज होते हैं और ये रदीफ से पहले आते हैं। इसके बाद है रदीफ। रदीफ से मुराद काफिया के बाद बार बार दोहराए जाने अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। इन्हें रदीफ हम कहते हैं काफिया के बाद जो बार बार लफ्ज जो हैं वो दोहराए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रदीफ हम बोलते हैं। मिसाल यहां पर अगर हम शार लिखेंगे, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं,
अब यहां पर जो है गया हूं, यह है यकसा लफ्ज, सेम वर्ड्स, और बार बार इस गजल में ये दोहराए भी गए हैं। तो गया हूं जो है यह है रदीफ, और उलझा और बहलाया, क्योंकि ये दोनों हम वजन लफ्ज हैं, हम आवाज लफ्ज हैं, तो ये है काफिया। गजल के पहले शार को मतला कहते हैं, क्योंकि ये मतला भी है, यानी गजल का पहला शार है। गजल के पहले शार को मतला कहते हैं। मतला मीन्स तल्लु होने की जगह, तल्लु होना। इन्हें जब जिस तरह सूरज तल्लु होता है, इसी तरह जब गजल शुरू हो जाती है तो पहला शार ही जो है वो है मतला कहलाता है। गजल के पहले शार को मतला कहते हैं, गजल के पहले शार को मतला कहते हैं। और मतला में जो दोनों मिसरे होते हैं वो हम काफी और हम रदीफ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि पहला मिसरा भी और दूसरा मिसरा भी ये हम काफिया भी है और हम रदीफ भी है। हो गया, गजल के पहले शार को मतला कहते हैं। अगर दूसरा शार भी मतला की तरह हो, आमतौर पर गजलों में जो है पहला शार मतला होता है, इसके बाद फिर हर दूसरा शार जो है, इन्हें गजल के पहले शार के दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ, और फिर हर शार का दूसरा मिसरा हम काफी और हम रदीफ होता है। लेकिन कोई ऐसी भी गजल होती है जिसके पहले शार के बाद जो दूसरा शार होता है वो भी मतला की तरह होता है, यानी उसमें भी दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ होते हैं, तो हम उसको हुस्न मतला कहते हैं। हुस्न मतला मतलब यहां पर मैं वो दो शार लिखूंगा। क्या खाक सैर कीजिए दुनिया रंगो बू की, मोहल्लत न आरज़ू की, फुर्सत न जस्तजू की, यह हद आखिरी है आशिक के जस्तजू की, बन बन के मिट रही है हर शक्ल आरज़ू की। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या खाक सैर कीजिए दुनिया रंग बू की, मोहल्लत न आरज़ू की, फुर्सत न जस्तजू की, यह हद आखिरी है आशिक के जस्तजू की, बन बन के मिट रही है हर शक्ल आरज़ू की। यहाँ पर की और की यह है रदीफ, बू जिस्तजू, जिस्तजू और आरज़ू यह है काफिया। हो गया कि अगर गजल का दूसरा शार भी मतला की तरह हो तो उससे हम हुस्न मतला कहते हैं। गजल का आखिरी शार जिसमें शायर आमतौर पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उससे हम मक्ता बोलते हैं, मक्ता। यहां पर अगर हम लिखेंगे एक शार, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। यहां पर है गालिब, जो उसने तखल्लुस इस्तेमाल किया है तो इसको हम बोलते हैं मक्ता। गजल के आखिरी शार को मक्ता कहते हैं, जिसमें आमतौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गजल का बेहतरीन शार जो होता है उसको हम शाही बाइत, उसको हम शाही बाइत या बैतुल गजल भी बोलते हैं। गजल के बेहतरीन शार को हम बैतुल गजल कहते हैं। अब अगर कोई ऐसी गजल जिसमें काफिया हो लेकिन रदीफ ना हो, क्योंकि गजल में काफिया जरूरी होता है रदीफ हो या ना हो, कोई ऐसी भी गजल जिसका
रदीफ ना हो तो उससे हम गैर मुरद्दफ कहते हैं, गैर मुरद्दफ। उस गजल को हम गैर मुरद्दफ कहते हैं। जिस तरह मीर गुलाम रसूल नाज़की की इस शौक को क्या देखा आंखों में सिमट आई, शिराज की शादाबी कश्मीर की रहनाई, इसमें आई और रहनाई, रह रह के मेरे दिल से एक दर्द सा उठता है, आ अपने लबों से दे पैगाम में मसीहाई। इसी और पस आई रहनाई मसीहाई रुसवाई। तो बहरहाल ये है उसके काफिया, लेकिन इसमें रदीफ नहीं है। लेकिन कोई ऐसी भी गजल हो जो एक ही मौजू पर बयान की जाए, उससे हम गजल मुसलसल कहते हैं। ऐसी गजल जो एक ही मौजू पर, क्योंकि हर शायर, असल में गजल के हर शायर का माने जो है यहाँ पर हमने लिखा है, हर शायर अपना अलग वजूद रखता है, यानी हर शायर का मौजू जो है अलग अलग होता है। लेकिन ऐसी भी गजलें हैं जो एक ही मौजू पर लिखी जाती है, तो उससे हम गजल मुसलसल कहते हैं। यहाँ पर अल्लामा इकबाल की गजल है, बड़ी शानदार गजल है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, कनात न कर आलमे रंगबू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या, मकामात आहो फगा और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी शब रोज में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमानों मका और भी हैं, गए दिन की तन्हा था मैं उंजुमन में, यहाँ मेरे राज़दा और भी है। इसमें अल्लामा इकबाल इंसान से मुखातिब होकर कहते हैं कि सिर्फ आप इसी दुनिया पर कनात ना करो, आपके लिए आगे भी आखिरत है, आपके लिए आपके लिए एक ऐसी दुनिया है, आप इसको हासिल करने के लिए कोशिश करो। आप तकिया मत करो, चलो चलो आप लाश हो गए, या आप मायूस हो गए। आप क्यों मायूस हो रहे हैं? आपके सामने और भी दुनिया है, आपके सामने खुला हुआ मैदान है, आप कोशिश करके आगे बढ़िए, जुस्तजू मेहनत और मशक्क़त कीजिए, आपके सामने तो मंजिल है। शाहीन की मिसाल मुख्तलिफ इस्तिआरात इस्तेमाल करते हुए इस गज़ल में एक इंसान को उसने मुखातिब किया है। तो एक इस यानी जो ये गज़ल है ये एक ही मौजू पर है, तो उसको हम गज़ल मुसलसल कहते हैं। तो इसके बाद है गज़ल का आगाज जो है, उर्दू में गज़ल का आगाज कली कुतुब शाह के हाथों हुआ। कली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर जो है वो है कली कुतुब शाह। इसके बाद वली और सिराज ने गजल को आगे बढ़ाया। इसके बाद फिर शुमाली हिंद में गजल का सुनहरा दौर शुरू हो जाता है। मीर तकी मीर दर्द और सौदा ने गजल की आबियारी की। इसके बाद फिर गालिब, मोमिन, ज़ौक़ वगैरह ने इस सिनफ में चार चांद लगाए। इसके बाद फिर लखनऊ की में बड़े बड़े शोरा उभर आए, चाहे वो आतश हो, मुसफ़ी हो, इंशा हो, और इन शोरा ने गज़ल को आगे पहुंचाया। इसके बाद फिर दौर जदीद में अल्लामा इकबाल हो, फैज़ अहमद फैज़, इसी तरह नासिर काज़मी, जिगर मुराद आबादी, हसरत मोहानी, इन्होंने गज़ल को उरूज बख्शा। तो ये तो था गज़ल पर नोट। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा कि गज़ल के माने औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें हुस्न व इश्क की बातें होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में तब्दीली, वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें हर तरह के मौज़ूआत पेश करने की गुंजाइश पैदा हो गई, और आज गज़ल में हर कोई मौजू, हर किस्म का मौजू बयान किया जा सकता है। इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को शायरी की आबरू कहा है। गज़ल एक ऐसी सिर्फ सखन है जिसमें बहर, रदीफ और काफिया की रियायत की गई हो, और हर शायर अपना अलग वजूद रखता है। गज़ल के पहले शायर को मतला कहते हैं, इसके दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ होते हैं। गज़ल के अगर दूसरा शायर भी गज़ल मतला की तरह हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल के बेहतरीन शायर को शाही बैत या बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल के आखिरी शायर को मक्ता कहते हैं। इसमें आमतौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ऐसी गज़ल जो रदीफ के बगैर हो उसे गैर मुरद्दफ कहते हैं, और
अगर गजल एक ही मौजू पर बयान की जाए तो उसे गजल मुसलसल कहते हैं। गजल का आगाज सुल्तान वाजिद गजल का आगाज कली कुतुब शाह के हाथों हुआ। इसके बाद फिर वली और सिराज ने इस सिनफ को आगे बढ़ाया। इसके बाद फिर शुमाली हिंद में गजल का सुनहरा दौर शुरू हो जाता है। मीर तकी मीर, मीर दर्द और सौदा ने गजल की आबियारी की। इसके बाद फिर गालिब, मोमिन, ज़ोक, इसने इस सिनफ को आगे बढ़ाया। इसके बाद फिर आतश, मुसफ़ी, इंशा ने इसकी आबियारी की। और फिर दौर जदीद में अल्लामा इकबाल, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी वगैरह ने इस सिनफ को उरूज पर पहुंचा दिया। और आज गज़ल जो है वो न सिर्फ उर्दू ज़बान में बल्कि बाकी ज़बानों में बड़ी सुर्रत के साथ लिखी जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने गज़ल अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, या आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।